वेलकम स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर इन्फोसिस कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के ये टैली के सेकंड वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। टैली के कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टर्म्स जो कि टैली लर्न करने के लिए और मेरे हिसाब से अकाउंट लर्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास ये सारे टर्म्स का फंडा क्लियर है, आपका अकाउंटिंग ऑलमोस्ट 25% कंप्लीट हो जाएगा। टैली भी ऑलमोस्ट आप सीख लोगे मेरे हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जो कि टैली लर्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कितनी बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट टर्म्स समझ में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को टैली में एंट्री करने के लिए कितने ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज्यादा इश्यूज और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये वीडियो के अंदर हम ऐसे सारे अकाउंटिंग टर्म्स जो कि टैली के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले लर्न करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो जस्ट फॉर नॉलेज है, बट ये वीडियो एक्चुअली प्रैक्टिकल लर्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने भी टैली के यूजर्स है, टैली लर्नर्स है और अकाउंट लर्नर्स के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को स्टार्ट से एंड तक डेफिनेटली पूरा देखें। मैंने इसके अंदर मैक्सिमम ट्राई ये किया है कि सारे अकाउंटिंग टर्म्स को बेसिक लैंग्वेज के अंदर आपको मैं क्लियर करा दूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैली के। ये वीडियो खास करके टैली लर्नर्स के लिए बनाया गया है, अकाउंट लर्न करने के लिए ये वीडियोस नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस के अंदर जस्ट मैंने टैली के कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश की, कवर किया है। स्पेसिफिकली अकाउंट लर्न करना है, आप अलग से बहुत सारे वीडियोज है उसको देखिए। ये वीडियो के अंदर आप अकाउंट अच्छे से प्रॉपर्ली लर्न नहीं कर पाओगे, बट टैली के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल। फर्स्ट टर्म्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल क्या है ये वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल मीन्स व्हाट? कैपिटल क्या है? जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो सबसे पहले एंट्रीज, टैली के अंदर भी सबसे पहले एंट्रीज जो आती है वो टैली की कैपिटल की आती है। कैपिटल क्या है? कैपिटल मीन्स इन अकाउंटिंग, कैपिटल मीन्स एनीथिंग ब्रॉड। ब्रॉड मतलब लाना। कौन लाएगा? ओनर। किस में? इन टू दी बिजनेस। ओनर, कंपनीज का ओनर, बिजनेस का ओनर या बिजनेस के पार्टनर्स, कोई भी चीज जो बिजनेस के अंदर लाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बिजनेस स्टार्ट कर दिया है पीछे से भी कोई भी चीज ला रहे, मैंने बिजनेस मेरा स्टार्ट करना है, मैं 2 लाख रुपए लाके बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं ये जो 2 लाख लेकर के आया वो मेरे 2 लाख क्या है? बिजनेस के लिए कैपिटल है। मेरा बिजनेस चल रहा है, आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर, 2, 4, 3, 4, 5 साल के बाद और कोई पार्टनर मेरा बोल रहा है मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं, मुझे भी पार्टनर बना ले, तो वो भी जो 5 लाख मुझे देगा बिजनेस के अंदर वो भी क्या हो जाएगा? कैपिटल। यहाँ पे नीचे एक हाईलाइट वर्ड किया है, कैश और इन काइंड। मतलब कैश भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, या कोई मटेरियल, कोई असेट्स, कोई मिलकर या कोई ऐसी चीज के जो बिजनेस में काम आने वाली हो वो भी ला करके बिजनेस के अंदर पार्टनर, बिजनेस का ओनर बन सकता है। दैट इज नोन एज द कैपिटल। इन द सिंपल टर्म, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, कैपिटल मींस बिजनेस चलाने के लिए जो भी पैसे या जो भी मटेरियल्स बिजनेस का ओनर, बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस के पार्टनर बिजनेस में ला रहे हैं, दैट इज नोन एज द कैपिटल। गुजराती लैंग्वेज के अंदर अगर हम उसको बोले मूडी, धंधा स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मूडी लाते हैं दैट इज नोन एज द कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर दिया है ड्राइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग? ड्राइंग मीन्स पेपर पे ड्राइंग करने की बात है। ड्राइंग मीन्स ऊपर करना, लेना। पहले डेफिनेशन समझते हैं। अकाउंटिंग, ड्राइंग मीन्स एनीथिंग। ड्राइंग मीन्स एनीथिंग विड्रोवल। विड्रोवल मतलब लेना, बिजनेस से लेना। बैंक में गए, बैंक से आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो, दैट मीन्स आपने एटीएम से पैसा निकाला, बैंक के अंदर से आपने पैसा विड्रॉ किया। विड्रॉ मतलब लेना। तो यहाँ पे क्या दिया है? विड्रोवल बाय ओनर। कौन विड्रॉ करेगा? बिजनेस का ओनर, बिजनेस के पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस। कहां से? बिजनेस से। इन कैश और एन काइंड, मतलब कैश भी हो सकता है या कुछ मटेरियल भी हो सकता है जो बिजनेस का ओनर बिजनेस से ले जाता है। पहले में क्या था? कैपिटल में बिजनेस में लाएगा तो वो हो गया कैपिटल। अब ओनर 6 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर, 2 साल के बाद, कुछ टाइम के बाद बोल रहा है तो मुझे इतने पैसे चाहिए बिजनेस से, तो वो जो कैश ले जाएगा दैट इज नोन एज द ड्राइंग। ड्राइंग मतलब उपार लेना, विड्रॉ करना, बिजनेस के ओनर कुछ पैसा लेकर के जाए। यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है वो ये है ओनर। कोई और बंदा बिजनेस से पैसा लेकर के जाएगा तो वो ड्राइंग नहीं है। क्लियर? बिजनेस का ओनर ही लेकर जाना चाहिए, तो वो आपके लिए क्या हो गया? ड्राइंग।
इन द सिंपल टर्म ऊपर रहना। बिजनेस के अंदर जो मैंने पैसा लगाया था उसमें सब कुछ पैसा मैं वापस ले रहा हूँ। मैंने बिजनेस में कुछ मटेरियल्स लगाया था, वो मटेरियल सब मैं बिजनेस से वापस ले रहा हूँ। तो ये मेरे लिए हो गया ड्रॉइंग। नेक्स्ट देखते हैं सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है टैली के अंदर एंट्रीज पास करने के लिए, ग्रुप सिलेक्शन के अंदर। इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 2 मिनट के अंदर हम इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सन्ड्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्ड्री? बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, खास करके गुजराती हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग पता नहीं होता है। इसका जनरली इसका मीनिंग होता है विविध। विविध मीन्स डिफरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग अलग। जैसे मैं बताऊं कि सन्ड्री मीन्स टाइप्स, कैसे एक्सप्लेन करूं, डिफरेंट मतलब। तो आपको आगे लर्न करते आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। अब डेटर्स, सबसे पहले हम लर्न करते हैं डेटर्स। अब डेटर्स मीन्स क्या होता है कि बिजनेस के अंदर से मैंने किसी को पैसा उधार पे दिया है, मेरे बिजनेस के अंदर से किसी को पैसा उधार पे दिया है, या कोई पर्सन, कोई कंपनी, कोई बंदा मेरे बिजनेस में से कोई चीज को उधार पे परचेज करके लेके गया, तो ये मेरे लिए वो बंदा, मेरे लिए वो कंपनी या वो इंडिविजुअल पर्सन मेरे लिए क्या है, डेटर्स है। तो मैंने उसको पैसा उधार पे दिया है, क्लियर? तो वो मेरे लिए डेटर्स है। अब हम लर्न करते हैं क्रेडिटर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट? क्रेडिटर्स मीन्स किसी बंदे के पास से मैंने पैसा उधार पे लिया। फर्स्ट केस के अंदर क्या था कि मैंने पैसा उधार पे दिया है, तो वो मेरे लिए डेटर्स हो गया। बट किसी के पास से मैंने पैसा उधार पे लिया है, या कोई और चीज मैंने बिजनेस के लिए उधार से परचेज किया है, क्रेडिट पे लिया है, उसको पैसा नहीं दिया है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया कि वो कंपनीज, वो बंदा, वो इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी हो सकता है, वो बैंक भी हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर्स। क्लियर? इसलिए केस के अंदर आपने उधार दिया तो सामने लेने वाला बंदा आपके लिए डेटर्स है और आप उसके लिए क्रेडिटर्स हो। अब क्रेडिटर के केस में क्या है कि आपने किसी के पास से लिया, तो वो बंदा आपके लिए क्या है, क्रेडिटर्स है, बट आप उसके लिए क्या हो, डेटर्स हो। रिवर्स सिचुएशन है, अगर ये क्रेडिटर्स है तो सामने वाले के लिए क्रेडिटर्स हो गया, ये क्रेडिटर्स है तो ये सामने वाले के लिए डेटर्स हो गया। क्लियर? बहुत ही सिंपल वर्ड है। पैसा उधार हमने किसी को दिया है तो हमारे पास से लेने वाला हमारे लिए डेटर्स है और हम उसके लिए क्रेडिटर्स है। हमने किसी को पैसा, किसी के पास से पैसा लिया है उधार, तो हम, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है और हम उसके लिए डेटर्स है। क्लियर? बहुत ही सिंपल करना, उधार देने लेने का ये सब चक्कर है, बहुत कुछ ज्यादा उसके अंदर झंझट करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टैली के अंदर, इसके पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर एंट्री कैसे पास करें। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और उसके यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, एग्जाम्पल भी दिए हैं, एक एक करके सारी चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लर्न करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर कुछ भी पैसा आपने कमाया, नफा कमाया, दैट इज नोन एज द प्रॉफिट। सिंगल लैंग्वेज में कमाया हुआ पैसा आपके लिए प्रॉफिट है। लॉस मतलब बिजनेस के अंदर आपको जितना भी नुकसान हो गया वो सारा आपके लिए क्या है, लॉस है। क्लियर? अब यहां पे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है उसकी डेफिनेशन समझते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है वो अगली स्लाइड में समझेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यू, मतलब आपने जो अर्न किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली दो चीजों को शो करता है, दो चीजें आपको पूरा बिजनेस का दिखाता है, आपने कितना खर्चा किया और कितना आपने कमाया, ठीक है। और ये दोनों का प्लस माइनस करके जो डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपये कमाए, उसके अगेंस्ट 15 रुपया मैंने खर्चा कर दिया, 15 में से 10 लेस करेंगे तो जो बच रहा है 5 रुपीज, वो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कमाए 10 रुपये और उसके अंदर से 15 रुपये खर्च कर दिए, 5 रुपीज लॉस। सेम रिवर्स करें, 15 रुपए कमाए, 10 रुपया खर्चा किया, तो जो 5 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है 15 माइनस 10, 15 में से 10 लेस किया, जो 5 रुपए बच रहे वो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या आपको दिखाता है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यूज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे रेवेन्यूज आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपके जितने भी खर्चे, जितने भी इनकम है वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस आपको रिफ्लेक्ट करता है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। अब पूरी लाइफ का 25-20 साल से 50 साल से कंपनी से उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, कितना लंबा रिकॉर्ड हो जाएगा। एक स्पेसिफिक पीरियड, पीरियड मतलब टाइम, 3 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, या ईयरली, 1 ईयर, 2 ईयर, तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है पीरियड में बी 4 मंथ, क्वार्टर, ईयर।
अब ये क्वार्टर क्या है वो भी एक समझने वाला टर्म से अकाउंट के लिए। क्वार्टरली मतलब जनरली 4 क्वार्टर्स होते हैं ईयर के अंदर, 4 क्वार्टर, 3 मंथ्स के, 3 मंथ के पूरे ईयर को 3 मंथ्स में डिवाइड करते हैं तो टोटल 4 क्वार्टर हो जाते हैं। 3 मंथ मतलब 3 4 जा 3 into 4, ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे 3 into 4 तो आपका ये हो गया 12 मंथ्स। तो ये आपका पूरा हो गया ईयर। और ये जो 3 मंथ का ड्यूरेशन है दैट इज नोन एज द, कहाँ गया आपका, ये हो गया क्वार्टर। ये जो 3 मंथ का ड्यूरेशन है दैट इज नोन एज क्वार्टर। पूरे ईयर को अगर आप 3 मंथ में कन्वर्ट करो 3 मंथ में तो ये हो गया आपका क्वार्टर। क्लियर? क्वार्टर मतलब 3 मंथ का ड्यूरेशन, होल ईयर के अंदर से 3 मंथ का ड्यूरेशन। जनरली कंपनीज के अंदर क्या होता है, कितनी कंपनीज ईयरली रिकॉर्ड मेंटेन करती है, कितनी कंपनीज क्वार्टरली मेंटेन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टर मतलब 3 मंथ का पीरियड टाइम ड्यूरेशन हो गया। क्वार्टरली और ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका जनरली टाइम पीरियड कितना होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर पीरियड में भी फॉर अ मंथ, क्वार्टर और ईयर। 1 महीने का भी हो सकता है, 3 मंथ्स का मतलब क्वार्टरली भी हो सकता है और ये वो ईयरली भी हो सकता है, जो आपका इनकम और एक्सपेंस दोनों का रिपोर्ट शो करता है। यहाँ पे दिया इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये अकाउंट बनाया क्यों जाता है, फाइंड आउट, ढूंढने के लिए कि भाई मैंने कितना कमाया कितना गया। अब 1 महीना 2 महीना है, 3 मंथ से, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने कितना कमाया मेरा कितना गया। मुझे उसको पेपर पे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, इतने मेरे खर्चे हैं, इतनी मेरी इनकम है, टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल इनकम कितना हुआ, दोनों को मैंने प्लस माइनस किया, जो डिफरेंस आएगा वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो ये जनरली किस चीज के लिए बनाया जाता है, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। आपका कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसको चेक करने के लिए बनाया जाता है। इससे आप कंट्रोल भी कर सकते हो। 1 महीने का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अब मैं चेक करूंगा इस बार लॉस हुआ तो मुझे पता चल पाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरा ज्यादा खर्चा किस में हुआ, इस मंथ में मेरी इनकम कहां पर कम हो रही है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल कर सकता हूं। बिकॉज ऑफ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चलेगा हाँ ये जगह पे मेरा खर्चा ज्यादा हो गया है, यहाँ पे मेरी इनकम कम हो गई है, तो आपको आइडिया जाएगा कि मेरा लॉस कहाँ पे हो रहा है। प्रॉफिट ज्यादा हुआ, प्रॉफिट को मेंटेन करना है, इस बार मैंने 10,000 कमाया, नेक्स्ट मंथ में 15,000 कमाना चाहता हूँ, 15,000, तो मैं चेक करूंगा कहाँ पे मैंने प्रॉफिट ज्यादा कमाया, ये सेक्शन में प्रॉफिट मेरा ज्यादा है, यहाँ पे मेरी इनकम ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, तो मेरा प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो इससे आप आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, it is calculated by adding indirect income revenue entity gross profit loss deducting expenses। कुछ ज्यादा खास नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया इनकम और एक्सपेंस जितना कमाया जितना खर्चा किया दोनों का प्लस माइनस करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होता है। यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा टेबल दिया है, एक साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एक डेबिट साइड क्रेडिट साइड दिया है, यहाँ पे देखा टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सारे आपके क्या है खर्चे हैं। ठीक है, और इस साइड में आपका सारा क्या दिया है, इनकम दिया है। अब ये दोनों का टोटल यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस में से आपका प्रॉफिट और लॉस मेजर होगा। ठीक है, बट आपको ये मैन्युअली करने की कोई भी जरूरत नहीं है। टैली के अंदर जैसे आप एंट्री एंटर करोगे ऑटोमेटिकली ये सारा कैलकुलेशन जनरेट हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज था, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिस साइड ये सारे क्या है आपके एक्सपेंसेस है, जितना आपने खर्चा किया, इस साइड में आपका सारा क्या है इनकम दिया है कि आपने कितना कितना इनकम अर्न किया। अब उसका जो टोटल आएगा, इधर का जो टोटल आएगा वो टोटल में से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर आपका लॉस होता है तो लॉस आपका दिस साइड आएगा, और अगर आपने प्रॉफिट किया तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो, तो कैपिटल अकाउंट दिस साइड आएगा। क्लियर, ये आपका था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुजराती में उसको बोलते हैं नफा नुकसान खातू, और उसको शॉर्ट में बोलते हैं P&L अकाउंट। ये भी एक शॉर्ट वर्ड है, आपको मैं यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कर दूं। ये आपका हो गया P&L अकाउंट। बहुत बार बड़े बड़े जो अकाउंटेंट होते हैं शॉर्ट में बात करते हैं P&L अकाउंट, अरे ये P&L अकाउंट क्या होगा पता नहीं चलता। P&L अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में हम उसको बोलेंगे P&L अकाउंट। चले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर इनकम्स एंड इट्स टाइप एंड एग्जाम्पल। सबसे पहले इनकम्स क्या है, ठीक है। इनकम्स मीन्स व्हाट, यहाँ पे दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम, उसके टाइप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। इनकम क्या होता है, जनरली सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें इनकम मीन्स हमने जो पैसा कमाया वो हमारी इनकम है। उसके टाइप्स क्या है, पहले डेफिनेशन के थ्रू हम उसको समझते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पे दिया है सबसे पहले था इनकम मीन्स अमाउंट अर्नेड बाय द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस से कमाया दैट इज नोन एज द इनकम।
ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन मतलब, ऑपरेशन मतलब मेरा कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है, तो ये मेरा बिजनेस ऑपरेशन हो गया। मैंने कंप्यूटर बेचा तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक बिजनेस ऑपरेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिजनेस ऑपरेशन एंड अदर एक्टिविटीज। कहीं से भी आपके बिजनेस ने पैसा कमाया, पैसा अर्न किया, वो आपके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया इनकम। चलिए, इनकम आर ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितनी बार क्या होता है, कहीं पे आप फर्दर स्टडी के लिए जाते हो, वहां पे इनकम वर्ड ही नहीं आता है, रेवेन्यू आता है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? रेवेन्यू मींस इनकम। जो भी बिजनेस से आपके पास, बिजनेस ने पैसा कमाया, आपने बिजनेस से जो भी पैसा कमाया, वो आपका हो गया रेवेन्यू। रेवेन्यू बोलो या इनकम बोलो, दोनों चीजें है, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं। जनरली इनकम वर्ड यूज होता है, कितनी जगह पे रेवेन्यू वर्ड यूज होता है, दोनों चीज सेम है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द अमाउंट अर्नेड फ्रॉम सेल गुड्स सर्विसेज एंड अदर नॉन ऑपरेशन वर्क्स दोज इनकम। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिल में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी पैसा बिजनेस से कमाया वो इनकम हो गया। जो पैसा आपने बिजनेस थ्रू कमाया, आपके बिजनेस ने आपको कमा के दिया, वो इनकम हो गया। यहाँ पे उसको ज्यादा डिटेल में दिया है, मटेरियल सेल किया, आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया, आपका बिजनेस ऑपरेशन था नहीं था, ये सब लंबा जाने की जरूरत नहीं, पैसा बिजनेस से कमाया, इनकम हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ इनकम? कितने टाइप्स की इनकम होती है? जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इनकम। सबसे पहले यहाँ पे दिया है डायरेक्ट इनकम एंड सेकंड नंबर पर दिया है इनडायरेक्ट इनकम। इसके अंदर भी स्टूडेंट्स को टैली के अंदर ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 2 मिनट ज्यादा फोकस करना। पर डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्या है, ये ट्रांजैक्शन हुआ तो डायरेक्ट में जाएगा, ये ट्रांजैक्शन हुआ तो इनडायरेक्ट में जाएगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 2 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट इनकम। The income which are earned from the business operational activities. डायरेक्ट इनकम मीन्स क्या? यहाँ पे दिया है आपको डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब कि वो इनकम जो अर्न, मतलब आपने कमाया कहां से, बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज आर नोन एज द डायरेक्ट इनकम। सिंपल, आपके लिए आपकी डायरेक्ट इनकम क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर मुझे बेचना है, लेना है। अब मैंने कंप्यूटर बेच के जो पैसा कमाया, वो मेरे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट इनकम। क्यों मेरे लिए डायरेक्ट इनकम हो गया? बिकॉज ऑफ मेरा बिजनेस क्या है, कंप्यूटर बेचना, और मैंने कंप्यूटर बेच के ही पैसा कमाया। तो मेरा जो बिजनेस था, वो बिजनेस का मैंने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करके पैसा कमाया, तो वो मेरे लिए हो गया डायरेक्ट इनकम। ठीक है, अब एक सेकंड में इनडायरेक्ट इनकम पे चलते हैं। The income which are earned from the non-operational activities. non business operational activities मतलब क्या हो गया? मेरा कंप्यूटर का बिजनेस था, मैं कंप्यूटर लाके बेच रहा था, उससे मैं पैसे कमा रहा था। अब क्या होगा, मेरी शॉप के अंदर, मेरी बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्क्रैप भंगार पड़ा हुआ था, जो मैंने बेच दिया। अब उसमें से मुझे 500 रुपीज मिले। अब ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। एक्चुअली मेरा बिजनेस किस चीज का है कि भाई मुझे कंप्यूटर लाके बेचना है। तो मैंने जो कंप्यूटर लाके बेचा, जो मेरा बिजनेस ही था, तो वो मेरा हो गया डायरेक्ट इनकम। अब वो जो स्क्रैप मैंने बेचा, इनकम तो है, लेकिन वो स्क्रैप बेचने का मेरा बिजनेस नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? सिंपल है, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम अर्न हो, आपने बिजनेस, आपका जो बिजनेस का जो एग्जैक्टली मोटिव पर्पस है कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर बेचने, उससे पैसा कमाया, तो वो आपका हो गया डायरेक्ट इनकम। और आपका वो काम ही नहीं था, आपका वो बिजनेस ही नहीं है, फिर भी आपने पैसा कमा लिया, तो वो आपका हो गया इनडायरेक्ट इनकम। बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, मेरा जो काम है उसमें से ही मैं पैसा कमा रहा हूं, डायरेक्ट इनकम। मेरा काम नहीं है, बाई चांस फ्यूचर में कहीं से मिल गया, मेरा हो गया इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर? बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दिया है, इन अदर वर्ड्स इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप। भंगार बेचा, जो कि मेरा बिजनेस ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का बिजनेस ही स्क्रैप बेचने का है, भंगार बेचने का है। अब उसने भंगार बेचा, तो वो उसके लिए इनडायरेक्ट में नहीं आएगा, वो उसके लिए सीधा हो जाएगा डायरेक्ट इनकम। क्यों? उसका बिजनेस ही स्क्रैप बेचने का है। हाँ, अब वो स्क्रैप बेचने वाला कभी कभी कंप्यूटर बेच दे, तो कंप्यूटर बेचा, तो वो उसके लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट। क्यों? उसका बिजनेस था स्क्रैप बेचने का, उसने बेचा कंप्यूटर, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। स्क्रैप बेचने का बिजनेस था, स्क्रैप बेचा, डायरेक्ट हो गया। कंप्यूटर बेचने का बिजनेस था, कंप्यूटर बेचा, डायरेक्ट हो गया। कंप्यूटर बेचने का बिजनेस था, साइकिल बेच दिया, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। क्लियर? बहुत ही नॉर्मल डिफरेंस है
बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज करके इनकम हो वो आपका हो गया डायरेक्ट इनकम। नॉन बिजनेस एक्टिविटीज करके पैसा कमाओ आपका हो गया इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट आर एक्सपेंसेस? क्या दिया है? एक्सपेंसेस एंड इट्स टाइप्स एंड एग्जांपल। जैसे इनकम था, अब आ गया एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, आप कितना खर्चा कर रहे हो। पहले डेफिनेशन समझते हैं। द एक्सपेंसेस मींस अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर रनिंग बिजनेस ऑपरेशन। स्पेंड मतलब खर्च करना, हमारे पास हमें वापरना, जेब में से निकल के बाजार में गए उड़ा दिया, ये हो गया स्पेंड। ठीक है, बाय द बिजनेस। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ कंप्यूटर बेचने का, लेकिन मैं मेरे घर के लिए सब्जी लेके गया तो वो मेरा बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस नहीं, वो मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस है। यहाँ पे एक वर्ड पुट अप किया है बाय द बिजनेस में से जो पैसा आपने खर्चा किया किस चीज के लिए? फॉर रनिंग द बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा खर्चा किया वो आपका क्या हो गया? एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कितनी बार सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपने जो खर्चा किया, आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पिक्चर खत्म। याद है उसमें रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना। पैसे कमाने के लिए जो खर्चा किया वो आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पिक्चर खत्म। एक ही लाइन के अंदर आपका बिजनेस जो भी खर्चा कर रहा है वो हो गया एक्सपेंसेस। नाउ द कम फ्रॉम टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। कितने टाइप्स हैं? देयर आर मेनली 2 टाइप्स। जैसे इनकम के 2 टाइप्स थे, एक हो गया आपका डायरेक्ट, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट। चलिए यहाँ पे समझते हैं। द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस और परचेज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। In other words, all expenses which have a direct relation with process of production goods and purchase, that is known as the direct। बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन हो। मेरा बिजनेस है कंप्यूटर लाके बेचने का, अब मैं कंप्यूटर लेने गया, कंप्यूटर लाया, उसके लिए मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? बिकॉज ऑफ ये खर्चा मेरा डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट में क्या है? एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस और परचेज ऑफ गुड्स कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से बिलोंग्स नहीं करता है, मेरे परचेज प्रोडक्शन सेल्स के साथ कनेक्ट नहीं करता है, वो मेरा क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे नीचे और आगे डिटेल में दिया है, इन अदर वर्ड ऑल एक्सपेंसेस अदर देन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज द इनडायरेक्ट। जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट में नहीं आते वो सारा आपका हो गया इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होना चाहिए। मेरा बिजनेस है शुगर बनाना, चीनी बनाना, खांड बनाना। अब मैं चीनी बनाने के लिए मेरा जितना भी चीनी बनाने का खर्चा हो रहा है तो वो सारा किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, अब चीनी बनाने, उसको बनाया मैंने, प्रोडक्शन किया, उसको सेल किया, यहां तक का सारा खर्चा मेरा हो गया डायरेक्ट में। उसके अलावा जो खर्चा बच रहा है वो सारा मेरा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? बहुत ही सिंपल। इनकम एक्सपेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बाकी बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। लायबिलिटीज मीनिंग टाइप्स एंड एग्जांपल। सबसे पहले मेन वर्ड आता है लायबिलिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज? लायबिलिटीज मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की जवाबदारी। बिजनेस की क्या क्या जवाबदारी होती है, अपने कंधों पे क्या क्या उसका लोड होता है, वो हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखिए, द लायबिलिटीज आर दोज वैल्यूएबल थिंग्स व्हिच द बिजनेस ओन्स, loan someone else or other business which have to pay in future। पे लायबिलिटीज मतलब हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस की जवाबदारी। किसी के पास से 15,000 रुपये लिए थे तो वो हमारी लायबिलिटीज है, बिकॉज ऑफ वी हैव टू पे। कब? इन फ्यूचर। फ्यूचर में हम उसको देना है तो वो हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटीज। ठीक है, हमारी जवाबदारी। किसी बंदे के पास से हमने कोई चीज ली थी, पैसा देना बाकी है, फ्यूचर में देना है, तो आपके लिए हो गया लायबिलिटीज। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के कितने टाइप्स है? सबसे पहले दिया है फिक्स लायबिलिटी। अ फिक्स लायबिलिटीज इज टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज व्हिच इज पेएबल ओवर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसमें भी बहुत बार कंफ्यूजन होते हैं, सर ये फिक्स में आएगा, करंट लायबिलिटीज में, किस लायबिलिटीज में आएगा, समझ में नहीं आता है। 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दो। फिक्स मतलब फिक्स हो, लंबे टाइम चलने वाली हो। अब कितना लंबा चले? 1 साल से ज्यादा। यहाँ पे क्या दिया है? 1 ईयर। एक्सीडिंग 1 साल से ज्यादा। एक्सीडिंग 1 ईयर मतलब
1 साल से ज्यादा चलने वाला आपका हो गया फिक्स लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे बिजनेस के लिए 50 लाख का लोन लिया है बैंक से। अब वो मैं 1 साल में तो पे करने वाला नहीं, लोन लिया है, मुझे उसको 10 साल तक चलाना है, 15 साल के बाद 15 साल तक उसको मैं पे करूंगा, तो वो मेरा क्या हो गया, क्यों? क्योंकि 1 साल से ज्यादा चलने वाला है। अब जनरली यहाँ पे 1 साल क्यों लिया गया है वो भी हम समझ लेते हैं। जितना भी हमारा बिजनेस का जितना भी हिसाब किताब कैलकुलेशन होता है, सारा फाइनल जो रिपोर्ट होता है, वो 1 साल में हमें पूरा कंप्लीट करके रेडी कर देना पड़ता है। 1 साल के बाद हमारा उसका बैलेंस सब हिसाब किताब पूरा क्लियर, नए साल से हमें नया हिसाब, नया अकाउंट स्टार्ट करना पड़ता है। तो 1 साल के अंदर अगर आप उसको पे कर देते हो तो वो आपका हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। 1 साल के बाद पे करने, 1 साल के बाद तक चलने वाला है तो आपका हो गया फिक्स लायबिलिटी। किसी के पास से उधार पे माल लिया, उसने बोला भाई 2 साल के बाद देना, 1 साल के ऊपर हो गया, क्या एक्सीडिंग 1 ईयर, मेरा 1 साल के ऊपर हो गया तो वो मेरा हो गया फिक्स। वो बंदा बोल रहा है नहीं भाई तुझे 6 महीने के अंदर मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अब वो तो 1 साल के अंदर आता है, तो मुझे वो मेरा किस में आ जाएगा, करंट लायबिलिटी में। यहाँ पे क्या लिखा है, और करंट लायबिलिटीज इज अ टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज व्हिच एक्सपेक्टेड टू बी पे विद इन ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। 1 साल के अंदर हमें वो पैसे पे कर देने हैं तो वो हमारा क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज। क्लियर? मैक्सिमम लिखा ना, विद इन मतलब 1 साल के अंदर, और मैक्सिमम 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर हमें पे कर देना है तो वो चीज हमारे लिए हो गई करंट लायबिलिटीज। और अगर उसको हम 1 साल से ज्यादा तक लेके जाने वाले हैं तो वो हमारा हो गया फिक्स। और नीचे यहाँ पे दिया है कंटिंजेंट लायबिलिटीज इज रिफर्स टू दैट अमाउंट लायबिलिटीज व्हिच मे और मे नॉट बिकम पेएबल इन फ्यूचर, नॉट बिकम पेएबल इन फ्यूचर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे दिया है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि 1 साल के बाद आपको पे ना भी करना पड़े, 1 साल हो सकता है पे करना भी पड़े, विद इन 1 ईयर। यहाँ पे क्या लिखा है कि मे नॉट बिकम अ पेएबल इन फ्यूचर, फ्यूचर में अगर आपको पे करना भी पड़े और आपको पे ना भी करना पड़े तो ये हो सकता है, अभी मुझे पता है हाँ 1 साल के बाद हो सकता है पे करने के टाइम आए, पे करना पड़े, तो वो मेरा हो गया कंटिंजेंट। 1 साल के बाद ना इसको नहीं पे करना है, तो वो जिसका फिक्स नहीं है, पे करना भी पड़े ना भी करना पड़े हमें भी पता नहीं है, 1 साल या फ्यूचर में कभी पता चलेगा, तो वो हमारा हो गया कंटिंजेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। फिक्स लायबिलिटीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, या फिक्स लायबिलिटीज टाइप्स ऑफ व्हिच इज पेएबल ओवर द टर्म्स एक्सीडिंग, हमने लर्न कर लिया है, उसको जाने दो। करंट लायबिलिटीज भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसको भी जाने देते हैं। असेट्स, नाउ जैसा लायबिलिटीज लर्न किया, असेट्स मीनिंग डेफिनेशन एंड टाइप्स, यहाँ पे क्या दिया है, द असेट्स आर दोज थिंग्स और प्रॉपर्टीज ओन बाय बिजनेस फ्रॉम विच इज जनरेटिंग इनकम। क्या दिया है यहाँ पे, एक वर्ड में हाईलाइट ज्यादा करता हूं, प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज? असेट्स मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस की मिलकत, बिजनेस का अपना खुद का माल सामान किस चीज में यूज होता है, विच जनरेटिंग इनकम्स, पैसे कमाने में यूज होता है। जैसे कि ये मेरा शॉप है, मेरा ऑफिस है, यहाँ से मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरी मिलकत है, तो ये मेरा ऑफिस मेरा क्या हो गया, असेट्स हो गया। अब ये ऑफिस मुझे क्या करती है, बिजनेस के लिए पैसा कमा करके देती है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बिकॉज ऑफ ये मेरे लिए इनकम का सोर्स है, मुझे पैसे कमा के दे रहा है। ऐसा सारा मटेरियल्स, ऐसे सारे प्रॉपर्टीज, ऐसे सारे आपकी मिलकत जो बिजनेस के अंदर यूज होता है और आपको पैसा कमा के देता है, इज नोन एज द असेट्स। आपकी खुद की बिल्डिंग है, खुद का गाड़ी है, आपका बैंक बैलेंस है, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आपके पास कंप्यूटर पड़े हुए हैं, आपने कहीं और जगह पे जमीन लेके रखा है, दूसरी ऑफिस है, आपके पास बड़े बड़े मशीन है, तो ये सारा आपका मिल्क असेट्स है। क्लियर? नाउ कम टाइप्स ऑफ असेट्स। सबसे पहले दिया है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स का डेफिनेशन क्या है, दोज असेट्स ऑन व्हिच द बिजनेस विल गेट बेनिफिट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, मिनिमम ऑफ 1 ईयर, नोन एज द फिक्स असेट्स। ऐसी मिलकत के जो आपके पास 1 साल से ज्यादा रहने वाले हो और 1 साल से ज्यादा आप उसके पास से बेनिफिट लेने वाले हो। जैसे कि मेरा ऑफिस है, 1 साल से ज्यादा के लिए मैं रखने वाला हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, फिक्स असेट। आपकी चीनी बनाने की, शुगर बनाने की, खांड बनाने की कंपनीज है, उसके अंदर आप शुगर बनाने के लिए मशीन लेकर के आए हो, वो मशीन आप 1 साल से ज्यादा तक डेफिनेटली रखने वाले हो, वो आपका क्या हो गया, फिक्स। जो 1 साल से ज्यादा रहने वाली मिलकर प्रॉपर्टीज, असेट्स, मटेरियल्स आपके पास है, वो आपका सारा हो गया फिक्स। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, करंट असेट्स। करंट दोज असेट्स व्हिच यूज यूटिलाइज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, विद इन
1 साल के अंडर वाला पीरियड नोन एज द करंट असेट्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म असेट्स। क्या, जैसे फिक्स असेट था, ये वाला हमारा फिक्स असेट था, तो हम उसको बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म असेट्स। क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म असेट्स, जो लंबा चलने वाला है। अब ये हमारा हो गया करंट असेट्स, ये जो शॉर्ट टर्म 1 साल के अंडर यूज करने वाले हो और 1 साल के अंदर उसको सेल भी कर दे, तो ये मेरा क्या हो गया? करंट असेट्स। यहाँ पे दिया है कैश इन हैंड, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं बिजनेस के लिए। अब वो मैं बिजनेस के अंदर क्या करूंगा? 1 साल के बाद तो यूज करने वाला नहीं, 1 साल के अंदर अंदर इसको यूज करने वाला हूँ, पता नहीं कब खत्म हो जाए। मेरा क्या हो गया? करंट। कैश एट बैंक, बैंक में पैसा पड़ा है, तो क्या हो गया मेरा? करंट असेट्स। मैं कभी भी उसको यूज करने वाला, हो सकता है 1 साल के पहले खत्म भी हो जाए, तो मेरा हो गया करंट असेट्स। इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड। अब रॉ मटेरियल मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं शुगर का मेरा फैक्ट्रीज है, खान बनाने का कंपनीज है, चीनी बनाने का। अब उसके लिए मैं शुगर केन लाऊं, शुगर केन मतलब शेरदी, तो वो मैं 50 लाख की शेरदी मैंने ला के रखा है। अब वो तो है नहीं कि उसको मैं 1 साल के बाद यूज करने वाला हूँ, 1 साल के बाद यूज करने वाला हूँ, तो वो मेरा फिक्स असेट हो गया। लेकिन मुझे शुगर बनानी है, उसको मैं 1 साल के अंदर अंदर यूज कर दूंगा, तो वो मेरा क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स हो गया। तो वो मेरा रॉ मटेरियल भी किसमें आएगा? करंट असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केट शीट, ये सारे उसके एग्जांपल दिए। ऐसा मटेरियल जो 1 साल के अंदर यूज करने वाला हो, दैट इज नोन एज द करंट असेट्स। बात खत्म। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, टेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स क्या है? दोज असेट्स व्हिच कैन बी टच, फील एंड सी आर कॉल्ड टेंजिबल असेट्स। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन। टेंजिबल असेट ऐसी मिलकर जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज नोन एज द टेंजिबल। कंप्यूटर्स है, ऑफिस है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, ये सारा क्या आपका क्या होगा? टेंज, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, सारा आपका हो गया टेंजिबल है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। अब फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है? तो मैं टच कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ये पेन है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, तो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अब मेरे मोबाइल के अंदर कोई फाइल पड़ी है, वो मोबाइल के अंदर की फाइल तो मैं बाहर निकल कर टच नहीं कर सकता, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मेरे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, उसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। देख सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, उसको मैं पकड़ सकता हूँ, नहीं पकड़ सकते, तो वो हो गया आपका इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब ऐसे ऐसे जिसको आप टच कर सकते हो, फिजिकली हो, पकड़ सकते हो, किसी को उठा करके दे भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसके एग्जांपल दिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, आपके पास मशीन है, प्लांट है, उसको टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो। यहाँ पे दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश, बैंक, मार्केटेबल, ये सारे आपके क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनटेंजिबल पे। आपको इंटेंजिबल के बाद थोड़ा ज्यादा क्लियर। इंटेंजिबल मतलब दोज असेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच, टच नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर है, टच कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, फील नहीं कर सकता, सी आर कॉल्ड इंटेंजिबल असेट्स। इन अदर वर्ड, दोज असेट्स व्हिच डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, ऐसी मेरी प्रॉपर्टी, जैसी मेरी मिलकर। अब वो चीज क्या है आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे दिया है गुडविल। अब सर ये नया क्या चक्कर है? गुडविल मतलब मेरे बिजनेस की मिलकर, मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टीज जो है, मेरे बिजनेस की जो रेप्यूटेशंस है, वो रेप्यूटेशंस मेरे लिए क्या है? गुडविल है। एक एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं बता दूं कि भाई 10 साल से मेरा बिजनेस चल रहा है। अब 10 साल के बिजनेस के अंदर मैंने मार्केट के अंदर बहुत अच्छा खासा नाम कमाया है, बहुत अच्छा खासा मेरा रेप्यूटेशन मार्केट के अंदर कि भाई मेरा बिजनेस का नाम आता है, भाई कंप्यूटर इन्फोसिस, भाई कंप्यूटर लर्न करना है तो आपको यहाँ पर ही जाओ। अब कोई बंदा आके बोल रहा है भाई आपका कंप्यूटर का पूरा सेंटर, पूरा इंस्टीट्यूट मुझे बेचना है। मैंने बोला चलो मैं 50 लाख में बेचने के लिए रेडी हूँ। अब मैं बोलूँगा मुझे अलग से गुडविल के 2 लाख रुपये अलग से चाहिए। वो बोलेगा भाई ये गुडविल क्या है? भाई मैंने मार्केट में जो नाम कमाया है उसका मैं 2 लाख तेरे पास से अलग से लूंगा। दैट द सिंपल टर्म बिजनेस की रेप्यूटेशन, उसका भी एक अपना वैल्यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटेंजिबल असेट्स। क्लियर? इंटेंजिबल मींस अब बिजनेस का रेप्यूटेशन, वो बोला नहीं यार आप मुझे बैग में भर के दे दो। कंप्यूटर है तो मैं बैग में पैक करके दे सकता हूं, मेरा बिजनेस का रेप्यूटेशन, वो बोलेगा बैग में पैक करके दे दो। उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसको मैं बैग में, हाँ मार्केट में है, आपको पता है, आप उसको फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, तो मेरा हो गया इंटेंजिबल, वो मेरा हो गया गुडविल। यहाँ पे दिया है पैटेंट। अब पैटेंट क्या होता है? मेरी कंपनीज ने कुछ नया ट्रिक इन्वेंट किया, कुछ नया मशीन्स बनाया। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे मशीन की सिस्टम्स मैकेनिज्म कोई कॉपी ना कर ले,
कोई दूसरा उसको ना बना दे, तो मैं क्या करूंगा, उसका मैंने पैटेंट रजिस्टर करवा दिया। पैटेंट मतलब भाई ये जो सिस्टम है वो सिर्फ मेरा, कोई और उसको बना नहीं, मेरे सिस्टम को कोई और कॉपी करके उसको बना नहीं सकता, तो वो मेरा हो गया पैटेंट। यहाँ पे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, बिजनेस नेम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आपका सारा इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बिजनेस बेच सकते हो। गुडविल है, मेरा सॉफ्टवेयर है जो उसका बेचना है 50,000 में, वो मेरे लिए क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स, उसको मुझे उससे पैसे में कमा सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या विंडोज 7, 10, 11 जो बनाया वो मार्केट में बेच रहा है, तो क्या आपको फिजिकली बैग में पैक करके विंडोज 11 दे रहा है? नहीं दे रहा है। हाँ, आपको एक सर्विस दे रहा है, उसका इंटेंजिबल नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो आपका क्या हो गया, सारा इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। परचेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज? परचेज मीन्स व्हाट? एन एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल। चलो सबसे पहले समझते हैं। परचेज मीन्स गेटिंग द ओनरशिप ऑफ एनी गुड्स एंड असेट्स। कोई भी माल सामान आप जो परचेज कर रहे हो, किसके लिए? बिजनेस के लिए। ओनरशिप के अंदर में जो भी परचेज कर रहे हो, बाय पेइंग द प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ देम, इट मीन कैश एंड क्रेडिट। कोई भी चीज आप बाजार से, मार्केट से खरीद रहे हो बिजनेस के लिए, माल सामान हो सकता है, गुड्स हो सकता है, मिलकत हो सकती है, असेट्स हो सकता है, वो सारा आपका क्या हो गया, परचेज हो गया। ठीक है, इट्स कैश और क्रेडिट। आप पैसे दे करके भी खरीद सकते हो, उधार पे भी खरीद रहे हो। मेरे पास कैश था, मैंने कैश दे दिया, मैंने बोला नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये कंप्यूटर दे दे, 1 साल के बाद पे करूंगा, तो वही मेरा क्या हो गया, क्रेडिट। कोई भी चीज, मटेरियल, माल सामान, जैसे मेरा शुगर का फैक्ट्री है, मुझे शुगर कैन चाहिए, मुझे शेरदी लाना है, पैसे नहीं है अभी, मैंने बोला भाई तू मुझे 5 लाख की शेरदी अभी दे दे, जैसे मेरा प्रोडक्शन होगा, मैं शुगर बनाऊंगा, चीनी को बेचूंगा, पैसे आएंगे तब तेरे पैसे वापस करूंगा। तो वो जो मैं शुगर कैन मार्केट से ले परचेज किया, मार्केट से मैंने उस शुगर कैन को लिया, खरीदा, तो वो मेरा क्या हो गया, परचेज। मैंने बोला 1 साल के बाद पैसा दूंगा, वो क्रेडिट पे हो गया। मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई अभी पैसे ले ले, मेरे पास पैसे, तो पैसे ले ले, मैं उसको कैश दे दिया, तो वो मेरा हो गया कैश। नीचे उसका ट्रांजैक्शन का एंट्री भी दिया है, परचेज अगर आप कैश से परचेज करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे हो गया आपका क्रेडिट। क्लियर? अब हम चलते हैं, अगर आपने क्रेडिट पे लिया है, परचेज अकाउंट और यहाँ पे नेम आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को टैली के अंदर एंट्री पास करने के अंदर, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सर ये मटेरियल है, हमने परचेज किया है कैश से, यहाँ पे मेंशन, ट्रांजैक्शन के अंदर मेंशन होता है कि भाई 25,000 में लिया, आपने पैसा दिया, तो वो आपका क्या हो गया, कैश। यहाँ पे दिया नेम ऑफ द सप्लायर, अगर किसी के पास से आपने उधार पे परचेज किया है तो उसका नेम आएगा, जिस किसी के भी पास से लिया उसका क्या आएगा, नेम आएगा, और उसका अकाउंट अंडर ग्रुप किसके ग्रुप में बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, बिकॉज ऑफ आपने उधार पे परचेज किया है। ठीक है, ये सिंपल परचेज का कंसेप्ट था। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज सेल। सेल मतलब क्या, बेचना, सिंपल हम बोलते हैं सेलिंग करना, बेचना। यहाँ पे दिया है द सेल्स मीनिंग गिविंग द ओनरशिप ऑफ एनी गुड्स असेट्स रिसीविंग विल बी रिसीव्ड द प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ देम, इट मे बी कैश और क्रेडिट। कोई चीज आपने बेचा, कैश में भी बेच सकते हो, उधार पर भी बेच सकते हो, दैट इज नोन एज द सेल। उसका एंट्री क्या होता है, अकाउंटिंग टर्म के अंदर यहाँ पे दिया है कि कैश से बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने बेचा कैसे, उधार पे बेचा है, अब उधार पे बेचा तो किसको बेचा, उसका नेम आएगा। वेल सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार में बेचना, नेम ऑफ द कस्टमर, किसको बेचा, और हमारा सेल्स अकाउंट। कैश के अंदर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, उधार पे बेच रहे हो, आपका पर्सन का नेम यहाँ पे डेबिट होगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल फंडामेंटल से टैली के अंदर आप फटाफट ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, फटाफट आप एंट्री कर पाओगे। एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंसेस है, सेल कैसे करना है, परचेज, तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, फास्ट आप टैली लर्न कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज बैड डेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मार्केट के अंदर आजकल बहुत ज्यादा ऐसा चल रहा है, बैड डेट। बैड मतलब खराब होना, डेट मतलब किसी को पैसा दिया है, किसी बंदे को पैसा दिया है, किसी कंपनी को, किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को पैसा दिया है, अब वो बंदा पैसा वापस नहीं दे रहा है, या वो कंपनी या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म्स है, शॉप वाले, कोई भी है बिजनेस का, कोई भी किसी के साथ ट्रांजेक्शन किया, अब पैसा उधार पे दे तो दिया, पैसा वापस नहीं दे रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है, बोला भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, वो हमारा क्या हो गया, बैड मतलब खराब, हमने खराब उधार दिया है, दैट मीन्स वो रिकवर नहीं हो सकता, दैट इज नोन एज द बैड डेट। वो इट्स अ वन टाइप्स ऑफ योर एक्सपेंसेस, वो आपका वन टाइप का क्या है, एक्सपेंसेस है। मैंने किसी को 500 रुपये दिए,
बिजनेस से दिया। कोई पर्सन आया मेरे पास से बोला भाई मुझे कंप्यूटर उधार पे दे दो, मैंने 25,000 का कंप्यूटर उसको उधार पे दे दिया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बहुत बार कॉल करने के बाद में, सारी मुमकिन पॉसिबिलिटीज और सारी कोशिश करने के बाद में वो बंदा मेरे 25 नहीं दे रहा है, वो मेरा क्या हो गया, बैड डेट। गुजराती में उसको बोलते हैं गाल खाद कर दिया, हमारे पैसे गाल के चला गया, पैसे हमारे लेके चला गया, दैट इज नोन एज द बैड डेट। क्लियर। और एक सिस्टम एक होता है बैड डेट रिकवर्ड, मतलब अभी तो नहीं दे रहा है, अब 2 साल के बाद उसका जमीर जागा, अरे यार 25 लेते, काम को अभी 10,000 ले लो। 2 साल के बाद वो बैड डेट में से वो 10,000 देने आए, मतलब हमने 25 में से 10,000 रिकवर किए, तो वो हमारा हो गया बैड डेट रिकवर्ड। क्लियर, सिंपल है। बैड डेट मतलब जो पैसा दिया कभी हम उसको वापस नहीं आ सकता है, इट इज नोन एज द बैड डेट। वो बंदा पैसा दे ही नहीं रहा है, हर कोशिश करने के बाद में हमारा पैसा लेके चला गया, पैसा हमारा उड़ा दिया, जो भी समझो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ये है अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रेड अकाउंटेंट्स रिसीवेबल, वो अमाउंट जो हम कभी रिकवर नहीं कर सकते, हम ले नहीं पा रहे, दैट इज नोन एज द बैड डेट। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बैलेंस शीट मतलब क्या, एक ही लाइन में बता देता हूं। हमारी पूरी कंपनीज के अंदर हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए, जितना बेचा खरीदा, वो सब का अगर एक पेपर पे रिपोर्ट बनाए, दैट इज नोन एज द बैलेंस शीट। क्या होगा, बैलेंस शीट मतलब हमारी कंपनीज का ओवरऑल रिपोर्ट, कितना खरीदा, कितना बेचा, किसको कितना उधार दिया, किसके पास से लोन लिया, कितने का मटेरियल पर कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट है, कितनी कैपिटल है, हर चीज कंपनीज का, हर चीज का एक ब्रीफ समरी रिपोर्ट, दैट इज नोन एज द बैलेंस शीट। ठीक है, किसी भी कंपनीज का पता करना है भाई कंपनीज का स्टेटस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, सीधा हम क्या चेक करेंगे, बैलेंस शीट। भाई कितना कर्जा, कितना है, कितना लोन लिया है, इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो ये बैलेंस शीट से हमें पता चलता है भाई उसका वैल्यू कितना है, उसका नेटवर्थ कितना है। बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा भाई एलन मस्क का नेटवर्थ इतने बिलियन का है, अंबानी का नेटवर्थ इतने बिलियन का है, अडानी का नेटवर्थ इतने बिलियन का है, तो ये क्या है, पता कैसे चलता है, बैलेंस शीट से। अब उसके पास कितना पैसा है, हर चीज तो मॉनिटरिंग करने नहीं जाएंगे। अब पूरे अकाउंटिंग कंप्लीट, पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद में फाइनल में ईयर के एंड में एक रिपोर्ट जनरेट होता है, दैट इज नोन एज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की 2 साइड होती है, एक साइड होता है लायबिलिटीज मतलब आपकी जवाबदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी साइड होता है आपकी मिलकत, आपके पास क्या क्या मिलकत है। यहाँ पे दिया है ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग, ये आपके लायबिलिटीज है। आपको पैसा देना है, बिजनेस का क्रेडिटर्स मतलब पैसा देना है, बिल्स पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, कोई भी बिल आया, होटल से तो जनरली होटल के अंदर गैस कनेक्शन भी होता है, उसका भी बिल आता है, पाइप गैस होता है उसका भी बिल आता है, तो आपको बिल सारे पे करने, सारे आपकी क्या है, रिस्पॉन्स, जो जो चीजें आपको देनी है। एडवांस एंड क्या लिखा है, अनअर्नेड इनकम्स, ऐसी चीजें किसी कस्टमर के पास से एडवांस में पैसा ले लिया है, बोला यार मुझे कंप्यूटर लेना है, मैं 2 महीने बाद आऊंगा, अभी मेरे 25,000 रुपये ले लो, हमने कस्टमर के पास से एडवांस ले लिया है, तो वो हमारी लायबिलिटीज है, या तो हमें कंप्यूटर देना पड़ेगा या 25,000 उसको रिटर्न करने पड़ेंगे, दोनों में से एक तो देना पड़ेगा। अभी हमने दिया नहीं है, ले लिया है, वो हमारी क्या हो गई, लायबिलिटीज के अंदर आएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स हमारी लोन्स है, ये सारी नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स है, आपके डिबेंचर्स है, ये सारा आपका क्या है, लायबिलिटीज है। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं असेट्स में। कैश इन हैंड, आपके पास पैसा है, वो आपके असेट्स, आपकी मिलकत है। कैश है बैंक में पैसा है, आपकी इन्वेंटरीज, बिल्स पेएबल, आपके किसी पर्सन को, आपकी कंपनी से कोई और आपको बिल पे करने वाला है, किसी के पास से पैसा लेना है, ये सारे आपके क्या है, असेट्स है, जो पैसा आपके लेना है या आपके पास है, ये सारे आपके असेट्स है, लायबिलिटीज है। और बैलेंस शीट का और अकाउंट का एक रूल्स है, दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट्स का यूज करके आप आपकी कंपनीज का सारा रिपोर्ट जान सकते हो एक ही पेज के अंदर। पूरे ईयर का आप चेक करने जाओगे नहीं, कितना खर्चा किया, क्या किया, कितनी लोन ली, आप 1 साल का चेक करने जाएंगे तो मगज पागल हो जाएगा, ब्रेन खत्म हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हर कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर एक बैलेंस शीट जनरेट करके देती है। बैलेंस शीट के अंदर सारा कंपनीज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहता है, कितना खर्चा किया है, कितना डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, किसी को कितना देना है, किसी के पास से कितना लेना है, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी असेट्स है, कितनी मिलकत है, हमारे इन्वेस्टर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना हमारा आउटस्टैंडिंग, ये सारी कंपनीज का सारा जितना भी पूरे साल में होता है, ये सारा एक ही बैलेंस शीट के अंदर और आपको समझ में भी आ जाता है। क्लियर,
बहुत ही सिंपल बैलेंस शीट मतलब एक होल ईयर का सिंपल ब्रीफ रिपोर्ट्स। ओके, नाउ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो चीजें हमने डिस्कस की एक बार उसको वेरीफाई कर लेते हैं। बिजनेस तो आपको पता है कि धंधा करना, बिजनेस को ओनर, बिजनेस के मालिक जो बिजनेस के अंदर पैसे कैपिटल ला रहे हैं दैट इज नोन एज द बिजनेस ओनर। कैपिटल मतलब बिजनेस के अंदर आपने जो पैसा लगाया वो कैपिटल। ड्राइंग मतलब कैपिटल, बिजनेस के अंदर पैसा लगाने के बाद बिजनेस के ओनर ने जितना पैसा विड्रॉ किया दैट इज नोन एज द ड्राइंग। बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है आपने पैसे देकर के ट्रांजेक्शन किया है दैट इज नोन एज द कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधार पे किया है, कोई चीज परचेज की, बेचा, कुछ भी किया उधार से किया है तो आपका हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे अकाउंट आपको पता है एक टेबल जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड किया जाता है, कीप किया जाता है। डेबिट मतलब जमा, क्रेडिट मतलब उधार। हम चलते हैं गुड्स के अंदर हमारा माल सामान, यहाँ पे चलते हैं परचेज के अंदर हमने जो भी चीज परचेज किया, किसी के पास में पैसा देकर के असेट्स को मिलकर तो बेचने के लिए रो मटेरियल वो सारा हमारा हो गया परचेज में। सेल्स मतलब बेचना, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ये थोड़ा समझा देता हूँ ब्रीफ के अंदर 2 मिनट के अंदर। परचेज रिटर्न मतलब हमने किसी बंदे के पास से कोई चीज परचेज किया, खरीदा, अब पता चला वो माल तो डिफेक्टेड है, खराब मटेरियल है, हम उसको रिटर्न करेंगे दैट इज नोन एज द परचेज रिटर्न। हमने किसी को बेचा, सेल, अब हमने बेचा तब खराब था या कुछ खराब कुछ भी इश्यू हुआ, वो माल रिटर्न लेकर के आ रहा, हमने वो माल रिटर्न लिया दैट इज नोन एज द सेल्स रिटर्न। ठीक है, असेट्स के अंदर हमने देखा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स क्या होता है, जो 1 साल के ज्यादा के लिए हमने रखा हो दैट इज नोन एज द फिक्स असेट्स। करंट असेट्स मतलब 1 साल के अंदर के लिए रखा हो दैट इज नोन एज द करंट असेट्स। टेंजिबल असेट्स मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस दैट इज नोन एज टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट आपकी मिलकत है, असेट्स है दैट इज नोन एज द इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल फिक्स असेट्स, इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। सिंपल है, आप जैसे फिक्स असेट्स के अंदर टेंजिबल, करंट असेट्स इनटेंजिबल। अब चलते हैं फिक्टिशियस असेट्स, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर भी फिक्स लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट। फिक्स लायबिलिटीज क्या होती है, 1 साल के बाद पे करनी है। करंट लायबिलिटीज 1 साल के अंदर में पे करना है। कंटिजेंट लायबिलिटीज मतलब मे भी पे करना है, मे भी पे नहीं करना है, हो सकता है 1 साल के बाद आपको पे करना हो, 1 साल के बाद आपको पे ना भी करना हो। यहाँ पे दिया है लोन। अब लोन क्या है, बिजनेस के अंदर आपको पैसा चाहिए, आप बैंक के पास से 5 लाख रुपए ले रहे हो, आपको वो क्या करना है, वो सारा पैसा आपको EMI में मतलब एवरी मंथ हफ्ता सिस्टम करके आपको किस्त में देना है दैट इज नोन एज द लोन। 5 लाख रुपए लिए, अब आप मैं बैंक को एवरी मंथ 50,000 दूंगा प्लस इंटरेस्ट के साथ देना पड़ा दैट इज नोन एज द लोन, जो बैंक के पास से पैसा उधार पे लिया है। डिपॉजिट मतलब किसी के पास ना आपका अपना पैसा किसी के पास जमा रखा है, ये पूरा वाइली कंसेप्ट है, बट ब्रीफ में बता देता हूँ कि डिपॉजिट मतलब आपने किसी के पास पैसा जमा किया दैट इज नोन एज द डिपॉजिट। वो बहुत सारे उसके अलग अलग क्राइटेरियाज है और डिटेल में अलग से लर्न करेंगे। ठीक है, गुड्स मतलब आपका माल सामान, एंड सर्विस मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा शुगर का फैक्ट्री है तो मैं क्या करूंगा, चीनी बना करके बेचूंगा, तो मैं चीनी फिजिकल चीनी बेच रहा हूँ, तो वे क्या हो गया, गुड्स, मैं माल सामान बेच रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा बिजनेस बढ़ाने का है, मैं पैसे लेकर के माल सामान नहीं दूंगा, क्या करूंगा, सर्विस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कितनी जगह पे माल सामान बेचा जाता है, कितनी जगह पे माल सामान नहीं बेचा जाता है, उसके अगेंस्ट में, पैसों के अगेंस्ट में आपको क्या प्रोवाइड की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्लियर, दोनों चीज पे बिजनेस होता है। तो ये पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ तो नहीं, वो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, अराउंड 40-45 मिनट्स का पूरा 1 घंटे का वीडियोस हो गया। सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। ये सारे टर्म्स आपको अकाउंट के अंदर और खास करके टैली के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो को 1 बार 2 बार नहीं समझ में आए, 3-4 बार रिवाइज करके पूरा देखें। कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी इश्यूज लग रहा है, नीचे दिए गए नंबर पे हमारे ट्यूटर से बात कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हमारे वीडियो चैनल के अंदर दूसरे भी बहुत सारे वीडियोज है, वीडियोस को भी पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम ये वीडियोज को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और सेकेंडली ऐसे टैली के और बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स लर्न करने के लिए प्ले स्टोर से हमारी कंप्यूटर इन्फोसिस एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने में कुछ भी दिक्कत इश्यूज हो रहा है, आपको कुछ भी काउंसलिंग चाहिए, कौन सा कोर्स अच्छा रहता है, क्या करना है, कोर्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प और सपोर्ट चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारे ट्यूटर, हमारे काउंसलर आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।